मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। शायद यही किस्मत का लिखा था, जो तेरे हाथों ही तेरे अब्बा आजाद हो गए। हाँ अम्मी, और अब मैं अब्बू की कुव्वतों को भी आजाद करके रहूंगा। यह इतना आसान नहीं है अली बेटे। तुम शाजिया की कुव्वतों से वाकिफ नहीं हो। उसकी ताकतें जिन जिन्नात और भूत पिशाचों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी तरह अनेक ताकतों को अपनी कैद में कर रखा है। कई जिन्न, कई जिन्नात उसकी गुफा में सालों से कैद है। जो शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसके सामने तुम अभी एक बच्चे हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम किस चीज का सामना करने जा रहे हैं। अब्बू, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। हर ताकत का एक तोड़ होता है, हमें बस उसे ढूंढना होगा। हाँ, अगर वो तमाम जिन्न जिन्नात जो शाजिया की गुफा में कैद हैं एक साथ रिहा हो जाए तो शाजिया का अंत मुमकिन है। मैं उन सबको रिहा करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं मेरे बच्चे, ये काम इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें शाजिया का भरोसा जीतकर उससे उस गुफा का पता लगाना होगा और तब हम कोई कदम उठा सकते हैं। अब्बा, मैं जरूर कर लूंगा। मुझे बताइए आगे करना क्या है। मुझे तुम पर नाज है अली बेटे। तुम मेरे बहुत ही बहादुर बेटे हो, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तबीयत का ध्यान देना होगा। फिलहाल उनकी तबीयत का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। जी अब्बा। मैं रजिया के पास गया और उसकी आंखों को देखने लगा, फिर उसके जिस्म को जांचने लगा। मैंने देखा कि रजिया बस कमजोरी का शिकार है। उसे ठीक होने के लिए बस अच्छे खान पान की जरूरत थी। उसके बाद मैंने अली से कहा, अली, अगले कुछ दिन तक तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि अपनी अम्मी के लिए अच्छा अच्छा पौष्टिकता से भरा खाना बनाकर उनको खिलाओ ताकि वो जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन अच्छा खाना बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए अम्मी, अब्बा ने पहले ही पैसों का इंतजाम कर दिया है। अली ने सोने के अशरफियों की पोटली रजिया के हाथ में रख दी। रजिया इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर बेहद हैरान थी। इससे तो हमारी जिंदगी भर के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। रजिया, अब बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। मैं आ गया हूँ, तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप आ गए। अब मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं है। अब सब कुछ है मेरे पास। हाँ बिल्कुल। मैं कई दिनों तक रजिया और अली के साथ ही रहा। अली ने झुग्गी छोड़कर एक बड़ा घर ले लिया था, जिसमें एक नौकरानी भी रख ली थी जो रजिया की सारी फरमाइशें पूरी कर रही थी। आज पहली बार मुझे खुद पर नाज हो रहा था। मेरा परिवार मेरी वजह से बहुत खुश था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे और रजिया से कभी वापस मिलूंगा, और अगले कई दिन तक मैं इन दोनों के साथ हंसी खुशी जी रहा था। रजिया की तबीयत भी बेहतर हो रही थी और अब वो पहले की तरह खूबसूरत दिखने लगी थी, और मैं रजिया से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन मैं अली के साथ बाजार में था कि तभी मेरी नजर शाजिया पर पड़ी। वो किसी को ढूंढ रही थी और मुझे ये समझ आ गया कि उसे ये पता चल गया है कि मेरी रूह आजाद हो चुकी है। शायद वो मेरी रूह की खोज में थी। मैंने अली को इशारे से शाजिया की तरफ दिखाया और फिर तुरंत उसे वहां से निकलने की हिदायत दी। उसके बाद मैं अली के साथ घर आया। अब्बा, आपने मुझे वहां से जाने को क्यों कहा? अली, शाजिया मेरी रूह की खोज में थी। वो मेरे एहसास को तुरंत महसूस कर लेती और मेरी वजह से तुम भी मुश्किलात में फंस जाते बेटा। तुम्हें उसका भरोसा जीतकर उसका करीब जाना होगा, लेकिन उस वक्त जब मैं तुम्हारे करीब ना रहूं तब किसी भी हाल में उसे हमारा रिश्ता पता नहीं लगना चाहिए। जी अब्बा, मुझे शाजिया का भरोसा जीतना होगा ताकि हम इस मुसीबत से बाहर आ सकें। शायद इसमें बहुत खतरा होगा। शाजिया तुम्हारे जिस्म को सूंघ कर पता लगा लेगी कि तुम मेरा ही खून हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी कुव्वतों को कैसे आजाद करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं, मैं करूंगा। मैं उसका पीछा करके उस गुफा का पता लगा लूंगा और उसके बाद तुम्हारा काम उस गुफा में जाकर सारी बोतलों को खोलकर आजाद करना होगा। जी अब्बा। उस दिन से मैं शाजिया का पीछा करने लगा। शाजिया के घर के बाहर एक पेड़ पर मैं बैठ गया। शाजिया कहाँ आती जाती है मैं सब देखने लगा, पर मैंने उससे दूरी इतनी रखी थी कि कभी वो मुझे महसूस न कर सके। एक दिन जब वो किसी सुनसान जंगल में पहुंची तो मैंने देखा शायद वो गुफा यहीं कहीं होगी। मेरा ये जंगल देखा हुआ है, लेकिन अपनी बेवकूफी से मैं शाजिया के थोड़े करीब आ गया। उसे मेरी रूह महसूस हो गई। वो यहाँ वहां देखने लगी। मैं जानती हूँ
तुम आसपास हो, नहीं बचोगे तुम। इससे पहले कि वो अपनी कुव्वतों का इस्तेमाल करती, मैं वहां से दूर भाग गया, बहुत दूर, सीधा मेरी बेगम रजिया के पास। रजिया, उसने मुझे महसूस कर लिया। या अल्लाह, अब क्या होगा? मैं बहुत दूर भाग गया उससे, शायद वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। बहुत अच्छा हुआ आप बाल बाल बच गए। हाँ, लेकिन मैं गुफा तक नहीं पहुंच पाया। मैं उस जंगल तक जरूर पहुंच गया। अब्बा, हम उस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे तो हमें वो गुफा मिल जाएगी। हाँ बेटा, पर अभी नहीं। कुछ दिन हमें शाजिया की नजरों से दूर रहना होगा। जी अब्बू। अब मैं सोच रहा था कि कैसे मैं उस गुफा तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने सारे कदम फूक फूक कर रखने होंगे, क्योंकि मैं शाजिया की कुव्वतों से वाकिफ था और अब मुझे अपने साथ साथ अपनी बेगम और बेटे को भी शाजिया के कहर से बचाना था। मेरी रूह अब आजाद थी, लेकिन खतरा अभी भी मेरे सर पे मंडरा रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं घर में ही बंद रहा। मुझे पता था कि वो मेरी तलाश में बेचैन है और मेरी एक छोटी सी गलती उसके लिए एक बड़ा मौका बन सकती थी। अब्बू, हम कब तक ऐसे ही छुप कर बैठे रहेंगे? अगर ऐसा रहा तो हम कभी भी शाजिया के पास से आपकी कुव्वतों को छुड़वा नहीं पाएंगे। ये तो मैं भी नहीं जानता बेटा, पर मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। हमें कब तक इंतजार करना होगा? हमें कुछ दिन और रुकना होगा। शाजिया बड़ी शातिर है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी उस गुफा को मेरी नजर से छुपाने के लिए। मुझे कोई तो रास्ता सोचना होगा जिससे मैं जल्दी ही उस गुफा तक पहुंच सकूं। बेटा, एक काम करोगे? जी अब्बू। तुम्हें मेरे साथ मेरी पुरानी हवेली में चलना है। वहां से हमें एक बहुत ही जरूरी किताब लानी है। अब वही किताब हमारी मदद कर सकती है। ठीक है अब्बू। अली और मैं उसी दिन मेरी पुरानी हवेली के लिए निकले। अली के पास अपना घोड़ा था और मैं फिजाओं में उड़ रहा था। पूरा दिन सफर करने के बाद लगभग शाम के 7:30 बजे हम उस हवेली तक पहुंच गए। मुझे उस हमजाद का ख्याल आया, अगर हमजाद यहाँ होता तो पलक झपकते ही हमें वहां ले आता। अब्बा हुजूर, हम पहुंच तो गए, पर ये हवेली नहीं, कोई खंडर मालूम होता है। एक वक्त था बेटा जब इस हवेली से रईसियत छलकती थी। अब मेरे नहीं होने पर इसका ये हाल हो गया है। आपको जब अपनी कुव्वतें वापस मिल जाएंगी तो आप इस हवेली को वापस संवार देना। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी चलो, कहीं कोई तुम्हें अंदर जाते हुए देख ना ले। मैंने अली को मेरे कमरे तक जाने का रास्ता दिखाया, जो कि अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। तभी मेरी नजर वहां पर रखे चिराग पर पड़ी। ये वही चिराग था जिस पर अमल कर कर मैंने हमजाद को हासिल किया था। मैंने अली को वो चिराग उठाने के लिए कहा और साथ में ही मेरे दादा जान की वो फारसी किताब भी, जिसमें कई प्रकार के हमजादों को अमल करने का तरीका लिखा हुआ था। तभी अचानक मुझे उस जगह पर किसी और के होने का एहसास हुआ। अली, यहाँ कोई है, तुम जल्दी से उस खिड़की से बाहर निकलो। पर अब्बा हुजूर, मेरा घोड़ा तो दरवाजे के बाहर है। घोड़े को छोड़ दो। पल भर के लिए मैं बेहद घबरा गया। मुझे लगा कि शाजिया ने हमें ढूंढ लिया है। मैं अपने फूल जैसे बच्चे को खोने का ख्याल भी नहीं रख सकता था, इसलिए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। तभी मैंने देखा एक अनजान आदमी जिसने काले कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था, मेरी हवेली के अंदर झांक रहा था। वो किस चीज की तलाश में था ये मैं नहीं जानता, पर देखने में वो बेहद खतरनाक लग रहा था। अब्बा, ये आदमी कौन है? पता नहीं, पर इसका मंसूबा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम जल्द से जल्द वापस घर चलो। ठीक है अब्बा। अली ने पास के मकान से एक दूसरा घोड़ा उठा लिया और घोड़े के बदले कुछ सोने के सिक्के वहां छोड़ दिए। ये क्या कर रहे हो अली बेटे? अब्बा, ये घोड़ा किसी गरीब का लगता है। इन सिक्कों से वो गरीब एक नया घोड़ा खरीद सकता है। वाकई तुम तो एक नेक दिल इंसान हो बेटा। चलो यहाँ से जल्दी चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अली और मैं तुरंत वहां से निकल गए। कुछ दूर तक सफर करने के बाद हम एक सुनसान जगह पर रुककर थोड़ी देर आराम करने का फैसला लेते हैं। उसी बीच मेरी नजर एक टूटे फूटे घर पर पड़ी, जिसमें एक बुढ़ा आदमी बाहर बैठा हुआ नजर आ रहा था। अली बेटा, तुम उस आदमी के पास जाओ और उससे यहाँ ठहरने की इजाजत लो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे यहाँ खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। जी अब्बा।
मेरे कहने पर अली उस आदमी के पास गया और उसने हमें पनाह देने के लिए रजामंदी दी थी। साथ ही उसने अली को कुछ गोश्त खाने के लिए भी दिया। ये देखकर मुझे सुकून मिला। अली, तुम्हें सुनसान जंगल में डर नहीं लगता? किस बात का डर अब्बा? बचपन में ही लकड़हारों के साथ जंगल में काम करता आया हूँ। अब ये जंगल भी घर जैसा ही लगता है। तुम बहुत जाबाज हो बेटा। अल्लाह तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। फिलहाल मेरी यही ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ इंसानी रूप में रहे। मैं अपने अब्बा जान की खिदमत करना चाहता हूँ। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ जरूर कबूल करेगा बेटा। अब तुम सो जाओ, मैं निगरानी रखता हूँ। ठीक है अब्बू। रात भर मैं अली की निगरानी करता रहा और सुबह होते ही हम तुरंत वापस सफर पर निकल गए और दोपहर होने से पहले ही हम घर पर पहुंच गए। उम्मीद है तुम्हारा सफर अच्छा रहा होगा बेटा। जी अम्मी, बहुत अच्छा था और हमें जिस चीज की तलाश थी वो भी मिल गई। ये लीजिए, अब्बू जान को ये किताब और चिराग चाहिए थे। इन दोनों चीजों का क्या करना है? तुम इन्हें कमरे में रख दो, मैं इन दोनों से एक अमल करने वाला हूँ। ठीक है। उस रात मैंने वो फारसी किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें एक बाब था, अगर हमजाद और उसका मालिक अलग हो जाए तो कैसे मालिक अपने हमजाद से वापस जुड़ सकता है। मैंने तुरंत उस बाब को पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मुझे पता चला कि मुझे 11 दिनों का अमल करके एक और हमजाद तैयार करना होगा और यही हमजाद रजिया के पेट में कैद हुए मेरे हमजाद से मुझे मिल पाएगा। और जब ये दोनों मेरे पास होंगे तो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। लेकिन एक मुश्किलात थी और वो ये कि यह हमजाद मेरे सारे हुक्म उल्टे बजाएगा। मतलब अगर मुझे इसे बोलना है कि मेरे सामने गोश्त हाजिर करो तो मुझे इसे हुक्म उल्टा देना होगा कि मेरे सामने गोश्त हाजिर मत करो। ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे एक रास्ता तो नजर आ रहा था। बिना देर किए मैं इसके बारे में रजिया और अली को बताने के लिए गया। रजिया, मुझे रास्ता मिल गया है अपनी कुव्वतों को आजाद करवाने का। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे 11 दिन का अमल करना होगा और इस अमल से मैं जिस जिन्न को आजाद करूंगा वो मेरे सारे हुक्म उल्टे बजाएगा। या अल्लाह, अगर उससे हम पर फिर से कोई मुसीबत आ पड़ी तो? इसे तो बहुत सोच समझ कर हुक्म देना होगा ना? हाँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। मुझे 11 दिन तक ये अमल करना है। तुम 11 दिन तक उस कमरे में किसी को आने मत देना। 11वीं रात 12 बजे मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। जी, मैं ऐसा ही करूंगी। अली, इस बीच तुम बस शाजिया से दूर रहना। कुछ भी करके उसके आसपास भी नहीं आना। अब्बू, मैं तो 11 दिन घर से बाहर भी नहीं निकलूंगा। आप बेफिक्र रहिए। यही सही रहेगा। अगले 11 दिन बहुत जरूरी है हमारे परिवार के लिए। जी अब्बू। अली ने नौकर से सारी जरूरत का सामान मंगवा लिया ताकि अगले 11 दिन तक कहीं जाने की जरूरत न पड़े। मैंने एक खाली कमरे में अपना अमल शुरू किया। वही चिराग जिससे मैंने अपने पहले हमजाद को हासिल किया था, उसी पर मैंने ये नया अमल भी शुरू किया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पहली रात जब मैं अमल करने के लिए बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बगल में एक साया भी बैठा है। किताब में हिदायत लिखी थी कि मुझे उस तरफ देखना नहीं है। मैंने हिदायत पर अमल किया और सिर्फ अपने अमल पर ध्यान दिया। जैसे जैसे मैं अमल पढ़ता गया, कमरे का माहौल और ज्यादा भारी होता गया। हवा एकदम बंद हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक दीवारों पर गहरे निशान उभरने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से खरोच रहा हो, और एक कड़वी हंसी की आवाज गूंज उठी, जैसे कोई मेरे कानों के बिल्कुल करीब आकर हंस रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर मैंने अमल पढ़ना नहीं रोका। तभी एक सख्त हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ, लेकिन मुझे मालूम था कि पीछे देखना नहीं है। जैसे ही मैंने आखिरी दुआ पढ़ के अपनी जुबान खोली, अचानक चिराग बुझ गया। पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया और फिर पूरी हवेली एक साथ डरावनी आवाजों से गूंज उठी। ये क्या हो गया? मुझे लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। एक अजीब सा घुटन भरा माहौल था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई साया है। एक ठंडी तेज सांस मेरी गर्दन के पास महसूस हुई। मैंने अपनी गर्दन झुकाई। मुझे उस साये को देखना नहीं था। मैं खुद एक रूह था, पर फिर भी उस साये का डर मुझे अपनी जगह पर जमने के लिए मजबूर कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरी रूह तक एक अजीब सी कपकपाहट उठ रही थी, लेकिन मैंने अपने जज्बातों को काबू में रखा। खैर, मैंने अपना अमल पूरा किया और तभी एक पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया और अचानक बिना किसी वजह से चिराग अपने आप वापस चल गया। अगली सुबह दरवाजे पर खटखट हुई।
और मैंने देखा कि रसिया बहुत परेशान थी। क्या बात है रसिया? कल रात आप जो कर रहे थे उससे लगता है कोई तो रूहानी ताकत इस घर में आ घुसी है। बाहर पाले हुए सारी बकरियां मरी पड़ी है। तुम डरो मत, ये सब एक आम बात है। अक्सर ऐसा होता है। वो जिन्न जिसे मैं काबू में करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत भूखा होता है। इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, इसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो तुम्हें डराने की कोशिश तो कर सकता है पर खास कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है अब्बू, हम नहीं डरेंगे। मैं वापस अकेले में बैठ गया। जब पहले मैंने हमजाद को अमल किया था तब मैं अकेला था, पर अब मेरे साथ मेरा परिवार है। मुझे उन्हें भी महफूज रखना होगा। मैंने एक बार फिर फारसी किताब खोली और पढ़ने लगा। तभी मुझे समझ आया कि ये दूसरा हमजाद आग से डरता है। मैंने तुरंत रजिया और अली को कह दिया कि रात में सारे कमरों के दरवाजों पर एक एक चिराग जलाकर छोड़ दो। अगली रात सारे दरवाजों पर चिराग थे सिवाय उस कमरे के दरवाजे के जिसमें मैं अमल कर रहा था। मैंने अपने सामने का चिराग रोशन किया और अपना अमल शुरू कर दिया। आज की रात पहले से और ज्यादा भयानक थी। यह हमजाद मेरे कमरे में मुझे घेर रहा था और बड़ी तेजी से गोल गोल घूम रहा था जैसे मैं उसका शिकार हूं और वो कभी भी मुझ पर हमला कर सकता है। मैं जानता था कि यह हमजाद मुझे बस डराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं अपना अमल अधूरा छोड़ दूं, लेकिन मैंने अपना अमल जारी रखा। ऐसे ही करते करते 10 रातें बीत गई। अब आखिरी रात बची थी और मैं जानता था कि यह हमजाद मुझे चकमा देने की कोशिश जरूर करेगा। बस एक दिन और रह गया है, उसके बाद मेरा हमजाद मेरे सामने होगा। मैंने नीयत बांध ली थी कि मैं हमजाद को हासिल करके ही रहूंगा। आखिरी रात का अमल मैंने शुरू कर दिया। अमल शुरू करते ही मुझे रजिया और अली के चीखने की आवाजें आ रही थी, पर मैं जानता था कि ये सब बस हमजाद का फरेब है। मैंने अमल जारी रखा और जोर जोर से वो फारसी अल्फाज पढ़ने लगा। हवाएं तेज हो गई, कमरे में रखी सारी चीजें हिल रही थी, लेकिन मैंने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया और अपना अमल पढ़ता गया। और लगभग 12 बजे मेरा अमल खत्म हो गया और चिराग पूरी तरह रोशन हो गया। चिराग की रोशनी में मुझे एक साया दिखाई देने लगा। हमजाद, जी मालिक। यह हमजाद बहुत अलग था। इसका पूरा रंग काला था और इसकी आवाज बहुत भारी थी। क्या हुक्म है मालिक? मैं हमजाद को हुक्म देने ही वाला था कि मुझे फारसी किताब में लिखी शर्त याद आ गई। इस दूसरे हमजाद को मुझे उल्टा हुक्म देना था। मेरी बेगम के लिए सोने का हार मत लाना। तुरंत ही हमजाद गायब हो गया और जब लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ा सा सोने का हार था। ये हुई ना बात। एक बार फिर मैं खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। अब इस हमजाद के जरिए मुझे उस गुफा तक पहुंचना है। बस मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरा अमल अच्छे से पूरा हो चुका था। अली, रजिया, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। अब्बू, क्या आपके पास जिन है? हाँ, पर यह जिन सारे हुक्म उल्टे बजाता है। क्या मतलब? ऐसी कोई चीज बताओ जो तुम्हें चाहिए। मुझे मेरा फारसी नरम बिस्तर चाहिए। हमजाद, मेरे बेटे के लिए फारसी नरम बिस्तर मत लाना। अब्बू, आप उसे मत लाने के लिए क्यों कह रहे हैं? देखते जाओ। हमजाद गायब हुआ और फिर तुरंत फारसी नरम बिस्तर लेकर लौटा। ये देखकर रजिया और अली थोड़े हैरान थे। अब्बू, अब तो हमें कुछ भी हासिल हो सकता है ना? अब उस शाजिया से डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है बेटे। वो शाजिया ऐसे कई जिन्नों को कैद करके बैठी है। हमें शाजिया से दूर रहकर ही उस गुफा का पता लगाना होगा। सारे जिन्नों को आजाद करना होगा और तभी हम शाजिया को मारकर अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। समझ गया अब्बू। तभी मुझे उस सोने के हार का याद आया और मैंने रजिया को वो हार दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार आपने मुझे कोई तोहफा दिया है। अब तो ऐसे तोहफों की आदत डाल लो रजिया। बहुत जल्दी तुम मल्लिका बनने वाली हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। जल्द ही मैं अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब होने वाला हूँ। ये सब इतना आसान नहीं होगा, पर मुझे यकीन है कि एक बार फिर मेरी रूह इंसानी शरीर में तामीर होगी और मैं अपने परिवार के साथ खुश रहूंगा। मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया था। अब मेरे पास मेरा दूसरा हमजाद था। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था
उस गुफा के बारे में पता लगवाने का मैंने अपने दूसरे हमजाद को आवाज लगाई। हमजाद। जी आका, क्या हुक्म है? मुझे जंगल वाली गुफा में जाना है, तुरंत मुझे वहां ले चलो। मेरे ऐसा बोलते ही हमजाद मुझे पहाड़ की चोटी पे ले गया। अरे ये क्या है, इसने तो गड़बड़ कर दी। तभी मुझे याद आया कि मुझे सब कुछ उल्टा बोलना है, तभी यह हमजाद सही करेगा। मैंने दोबारा उसे हुक्म दिया, मुझे जंगल वाली गुफा में नहीं जाना है, तुम मुझे वहां मत लेकर जाना। और इस बार हमजाद मुझे सही जगह ले गया। ये गुफा मैंने पहले भी देखी थी। मैं हमजाद के साथ यहीं से ही भागा था। मुझे यकीन था कि गुफा के अंदर जाना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम अंदर कैसे जा सकते हैं। तभी मैंने सोचा इसमें मैं हमजाद की मदद ले सकता हूँ। हमजाद, मुझे इस गुफा का इल्म मत बताना। मेरे आका, मैं इस गुफा के अंदर आसानी से नहीं जा सकता और ना ही कोई इंसान इसमें दाखिल हो सकता है, क्योंकि इस गुफा को नजरबंद किया गया है किसी तिलिस्म जाल से। क्योंकि यहाँ पे क्रू है तो आप आसानी से गुफा के अंदर जा सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल मत बताना कि मैं कैसे इस गुफा के अंदर कैद उन सारे जिन्नों को छुड़वा सकता हूँ। आसान है मालिक, मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकता, पर इस पूरे जंगल में जलजला जरूर ला सकता हूँ। और जलजले से सारी बोतलें यहाँ वहां टकरा कर टूट जाएंगी और उसके बाद सारे जिन्न आजाद हो जाएंगे। और जब वो लोग अपनी कुव्वतों को एक करेंगे तो वो सब आसानी से इस गुफा के जाल से बाहर आ सकते हैं। बहुत खूब, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ और मेरे जाने के कुछ मिनटों बाद तुम इस पूरे जंगल में जलजला बिल्कुल मत लेकर आना। मैं अपना हुक्म देकर गुफा के अंदर चला आया। मुझे देखकर मेरा जिन्न दोस्त बहुत खुश था। अरे मियां असलम साहब, आप, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे अपने दोस्त को छुड़वाने। कैसे नहीं आता, उस दिन तुम्हारी वजह से ही तो मैं आजाद होने में कामयाब हुआ था। और माफ करना भाई, काफी समय लग गया मुझे वापस आने में, कई वक्त तक मैं भी कैद था। कोई बात नहीं मियां, तुम वापस आए यही मेरे लिए बड़ी बात है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि यहाँ कैद उन सारे जिन्नों को छुड़वाऊंगा उस बेमुरवत शाजिया की कैद से। मेरी बात सुनकर जिन्न अचानक से खुश हो गए। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि मैं उन्हें छुड़वाने के लिए वहां आया था। पर कैसे? तुम तो बस एक रूह हो। देखते जाओ। और बस तभी जलजला शुरू हो गया। जमीन हिलने लगी, सारी चीजें यहाँ वहां गिरने लगी और एक एक करके बोतलें भी टकरा कर टूटने लगी। देखते ही देखते 5 जिन्न आजाद हो गए। हाँ, हम आजाद हैं। शुक्रिया, शुक्रिया असलम मियां। सारे जिन्न मेरा शुक्र अदा करने लगे। अभी आप पूरी तरीके से आजाद नहीं है, हमें इस गुफा के तिलिस्म को भी तोड़ना होगा। ठीक है असलम भाई।